आखिरकार टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा में हेमंत सोरेन को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और टाइगर जयराम के सवालों का जवाब देना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मजबूरी बन गई। इसी के साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने सदन में छात्रवृत्ति पर बड़ा बयान जारी कर दिया है और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा कि टाइगर के प्रेशर में आकर ही हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आखिर टाइगर के प्रेशर में आकर हेमंत सोरेन ने क्या ऐलान कर दिया, छात्रवृत्ति पर बड़ी घोषणा कर दी है। अब आप जरा ये बयान सुनिए। यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। छात्रों के छात्रवृत्ति घटाने वाले लोग नहीं, बल्कि हम लोग उनके छात्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग कहते हैं। बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। ना हम उनके हक अधिकार को छीनने में, ना उनको शिक्षा से वंचित करने में हम लोगों का ना कभी कोई विचार रहा, ना कोई ऐसी कार्य योजना रही। मुझे लगता है जो हमने एक रोड मैप बनाया है अगले 25 साल का, उस समय बिल्कुल ये मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल उस समय तक बचेगा कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी तरीके की कोई दिक्कतें आती हो। इसके अलावा सरकार खुद से अपने प्रयासों से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, नौकरियों के लिए यहाँ के गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े बच्चों को मुफ्त कोचिंग कराने की भी व्यवस्था कर रही है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो एक्सएलआई के माध्यम से हो, चाहे रिम्स के माध्यम से हो, चाहे एसएस के माध्यम से हो। आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 7721,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। इसमें भी इनको कटौती करने का ये आया, बल्कि इनको तो और सुझाव देना चाहिए कि इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। ना जाने किस नक्षत्र में इन लोगों ने सत्ता संभाला है अध्यक्ष महोदय। गरीबी खत्म करने के नाम पर लगता है कि इस देश के पूरे नागरिक को ही खत्म कर देने की एक मिशन से चल पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष है। सत्ता पक्ष के लोग तो सभी मौजूद हैं, लेकिन जिनको सरकार का पूरा कार्यकाल का आईना दिखाना था वो गायब है। मैं अपनी बातें कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है और कितनी देर बोलूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। अभी तो सरकार के 1 साल ही पूरे हुए हैं और 1 साल में भी हम लोगों ने एक लंबी गाढ़ी लकीर खींचते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के राह पर तेजी से चलना प्रारंभ कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि ये शीतकालीन सत्र, षष्ठम झारखंड विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र ही नहीं, बल्कि एक यादगार और ना भूलने वाला ये 25वां हम लोगों का विधानसभा कार्यकाल का 25वां वर्ष भी हो रहा है और इस राज्य का भी ये 25वां साल है। एक युवा राज्य, ऊर्जा से लवरेज और अपनी जिम्मेवारियों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, झारखंड की कला, संस्कृति, सभ्यता के साथ आगे बढ़ने को तत्पर है। अध्यक्ष महोदय, यह सत्र शुरू होने से लेकर अब तक मुझे ऐसा लगा कि विपक्ष आज गायब होने के पीछे कारण यह भी है कि इनके पास कोई ना मुद्दा रहा है, ना कोई तर्क रहा है इस राज्य के प्रति, ना इनकी कोई संवेदनाएं हैं और ना इनके पास कोई सवाल है। और ऐसे सवालों के साथ सरकार को घेरने का प्रयास हुआ जिस सवालों में कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा गिरते हुए नजर आए।
पहले तो इन लोगों ने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया कि यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर भी हमारे पूर्व मंत्रिपरिषद के सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का एक जो सौतेला व्यवहार है वो पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है कि गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ कैसे व्यवहार हो रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, नई बात भी नहीं है। इससे पहले से भी हम लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को बिल्कुल कोई भी सवाल उठाने से पहले मुझे लगता है पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने कथाकथित जो इनके आला नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद सवाल वो करे तो कोई समझ में भी आता है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के होनहार बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। ना हम उनके हक अधिकार को छीनने में, ना उनको शिक्षा से वंचित करने में हम लोगों का ना कभी कोई विचार रहा, ना कोई ऐसी कार्य योजना रही, बल्कि इनके कार्यकाल में आप देखेंगे तो इन लोगों ने कई एक स्कूलों को भी बंद किया, कई एक बजटों में इन लोगों ने कटौती करी। केंद्र सरकार द्वारा जहां देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समूह के लोग जहां सबसे अधिक लाभ ले पाते, मैं उनमें से कुछ कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति बच्चों के उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार ने अपने आवंटन में 90% उसको कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना में भी केंद्र सरकार ने 95% कम कर दिया उसको। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्री मैट्रिक जो पहली क्लास से 10वीं क्लास तक की छात्रवृत्ति योजना है उसके आवंटन में भी 40% कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पोस्ट मैट्रिक जिसमें 11वीं से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी लगभग 63% इन लोगों ने कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और मेधा आधारित एवं आय आधारित छात्रवृत्ति जो टेक्निकल और व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उसमें भी आवंटन लगभग 75% इन लोगों ने कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए जो अनुदान योजना में भी आवंटन में इन लोगों ने मतलब केंद्र सरकार ने 61% कम कर दिया। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, ऐसे स्थिति में जो ये मांग करते हैं ये कहां तक उचित है? हम लोग छात्रों के छात्रवृत्ति घटाने वाले लोग नहीं, बल्कि हम लोग उनके छात्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं फॉरेन स्कॉलरशिप झारखंड सरकार की तरफ से चलता है। आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपए तक का बैंकों से आर्थिक सहायता मात्र 4% के इंटरेस्ट में उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, और सावित्रीबाई फुले जैसे महत्वाकांक्षी योजना सरकार चला रही है। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे स्कूल, और स्कूलों में भी अध्यक्ष महोदय हम लोग प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर स्कूल खड़ा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट सीएम उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ हुए। अध्यक्ष महोदय, कई पॉलिटेक्निक बने। अध्यक्ष महोदय, कई जगह पर छात्रवृत्ति की बढ़ोतरी हुई। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से कई ऐसी चीजें हैं। अध्यक्ष महोदय, कि हमारा भी उद्देश्य है कि इस राज्य के नौजवान, इस राज्य की जनता गांव से लेकर शहर तक शिक्षित हो, ताकि वो समाज में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सके और अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर कर सके। अध्यक्ष महोदय, आप देखते होंगे धीरे धीरे इस राज्य में शिक्षा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां इक्की दुग्गी यहां पर सरकारी
कॉलेजों के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से शिक्षा अपने बच्चे ग्रहण करते थे, वहीं आज प्रतिष्ठित बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज यहाँ स्थापित हो रहे हैं और कई सारे यूनिवर्सिटी यहाँ आने की इच्छा में भी हैं। और मुझे लगता है जो हमने एक रोड मैप बनाया है अगले 25 साल का, उस समय बिल्कुल ये मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल उस समय तक बचेगा कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी तरीके की कोई दिक्कतें आती हो। इसके अलावा सरकार खुद से अपने प्रयासों से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, नौकरियों के लिए यहाँ के गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े बच्चों को मुफ्त कोचिंग कराने की भी व्यवस्था कर रही है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो एक्सएलआई के माध्यम से हो, चाहे रिम्स के माध्यम से हो, चाहे एक्सआईएसएस के माध्यम से हो, और यहाँ तक कि हमारे शिक्षक और बेहतर प्रदर्शन कर पाए, उन शिक्षकों का ट्रेनिंग भी हम लोग बड़े संस्थानों में करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां आज हम लोग बहुत ही मजबूती और बहुत ही दूरगामी परिणाम, जो लोग का दावा रहता है कि इस राज्य में या अभिशाप है, या ये सारी चीजें खत्म हो, एक बेहतर भविष्य के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। आज चिंता का विषय यह है अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात कि आज जो परिस्थिति है, जिस तरीके से देश के अंदर गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ और देश के जनमानस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इससे हम कैसे बचेंगे। आज जिस तरीके से आज हमारे यहाँ, आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 7721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। इसमें भी इनको कटौती करने का ये आया, बल्कि इनको तो और सुझाव देना चाहिए कि इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन बढ़ोतरी होगी कहां से अध्यक्ष महोदय। संसाधन भी आज इस सरकार के साथ तो विडंबना यह है कि जब से जीएसटी का टेन्योर खत्म हुआ है, उस समय उसके बाद से केंद्र सरकार जितने भी संसाधन, आज जिस तरीके से स्थिति बनी है अध्यक्ष महोदय, आज हमको लगता नहीं है कि देश के विकास में झारखंड प्रदेश की भूमिका नहीं है। झारखंड प्रदेश ने पूरे देश को शायद कोई और राज्य जितना दिया हो, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने दिया है। खनिज संपदा से लेकर के, यहाँ के लोगों के विस्थापन से लेकर के, आर्थिक रूप से यहाँ पर जो हमें जानकारी है, यहाँ के रेलवे से भारत को सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन बदले में हिस्सेदारी में हमें क्या मिलता है अध्यक्ष महोदय? यहाँ का धूल, मिट्टी, विस्थापन, पॉल्यूशन, पलायन जैसे घटनाएं होती है, और ये निरंतर बजट में कटौती करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये आजकल कटौती का एक नया रूप, इसमें पैसा काटेंगे, उसमें पैसा काटेंगे, आपका नाम काटेंगे, आपका वोट काटेंगे, आपका राशन काटेंगे, आपका बिजली काटेंगे, आपका घर तोड़ेंगे, यही सब चीज चल रहा है। देश को अलग अलग तरीके से उलझा करके रखना। अभी कल परसों ही अभी सदन लोकसभा का चल रहा है, बहस क्या चीज पर हो रही है अध्यक्ष महोदय? राष्ट्रगान का, एक वंदे मातरम राष्ट्रगान। और अध्यक्ष महोदय, इस बहस से कितने लोगों की गरीबी खत्म हो गई, इस बात से कितने रोजगार सृजन हुए अध्यक्ष महोदय? ये लोग तो वो हैं अध्यक्ष महोदय जो गरीब बच्चे या कोई भी बच्चा हो, उसके मुंह से उसका निवाला छीन करके पत्थरों को समर्पित कर दे। पत्थरों को दूध पिलाया गया ना अध्यक्ष महोदय देश में, उसमें 900 रुपए लीटर मिल रहा था। सोचिए अध्यक्ष, कितने बच्चे भूखे मरे होंगे। और जब यहाँ इंडिगो जैसा एक घटना हुआ जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग प्रभावित हुए, वंदे भारत की चर्चा सदन में होती है। जब जब कोई घटना होता है, उस घटना का चर्चा छोड़कर ऐसी चीजों पर ये लेके जाते हैं अध्यक्ष महोदय जहां लोग दिग्भ्रमित होकर विषय मुद्दे से भटक जाए। आज एसआरआई को लेकर के जिस तरीके से इनका निरंतर अलग अलग राज्यों में जा जा करके जहर उगलना, ये घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए हैं।
आखिर ये बॉर्डर का जिम्मा है किसका? देखता हूं, बॉर्डर तो भारत सरकार के जिम्मे है। आज लोग आते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं, और पहचाने भी जाते हैं तो क्या करते हैं, इनका जवाब इस पे नहीं है। आज आप देख लीजिए, चांदनी चौक में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ अध्यक्ष महोदय, और कहा जा रहा है कि वहां पर क्या एक लिक्विड आता है जो जिससे हुआ था, एक लिक्विड आया था क्या जिससे बम बनता है, एक कोई केमिकल था, वो यहाँ पर 3-4 महीने पहले से खबर थी यहाँ पर इस तरीके की स्टोरेज हो रहा है। तो भाई सूचना तंत्र, आपको पता है कि इतना बड़ा स्टोरेज यहाँ इलीगल तरीके से हो रहा है, तो क्या ये चांदनी चौक की घटना का इंतजार हो रहा था उसको ना पकड़कर? कितने सारे मुद्दे हैं, और उस मुद्दा को छोड़कर अभी अध्यक्ष महोदय, शायद मैंने पहले भी कहा था कि देश की जो सुरक्षा बल है सबसे अधिक आज कहां है? आदिवासी इलाकों में, जंगलों में। क्यों? क्योंकि उन जंगलों को उजाड़ना है और व्यापारी मित्रों को उनको देना है। आज पूरे देश में अलग अलग जगहों से घटनाएं आ रही है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, अलग अलग जगहों पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जो गांव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो जंगलों में रहने वाले लोग, उनको निरंतर उजाड़ने का नीति बनाया जा रहा है और लोग आक्रोशित हो रहे हैं। आज बॉर्डर पे कम और देश के अंदर में युद्ध चल रहा है। क्या देश सुरक्षित होगा अध्यक्ष महोदय? महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं। आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि कुछ भी चर्चा करो तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आर्थिक रूप से देश की स्थिति यह हालत है कि आज गरीब गुरुआ तो जन्म ही लिया है इस तरीके से कि वो कभी इस बात को सोच भी नहीं सकता, लेकिन जो सोचने की क्षमता भी रखता है वो भी कल को एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसकी स्थिति उस गरीब से भी बहुत बदतर होगी जो गरीब रहा होगा। पहले हम लोग को ने सुना ये लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने वाले थे। ये तो हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जरूर है जो इंडिगो की घटना घटी है, जो 40,000 50,000 रुपए में टिकट मिल रहा है, जो अभी हवाई जहाज में चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसको हवाई चप्पल जरूर पहनवा देंगे ये लोग। ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट में लाशें सड़ने लग गई अध्यक्ष महोदय, कोई पूछने वाला नहीं। दूल्हा नहीं पहुंच पाया शादी में, तो कहीं दुल्हन नहीं पहुंच पाई शादी। इतने बीमार, इतने इलाज वाले लोग किस स्थिति में रहे होंगे। अब इनके कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, ये इन सब घटनाओं का कोई असर भी नहीं है कि अगर उनके विगत 2014 से लेकर आज तक के कार्यकाल को देखें तो पता चलेगा अध्यक्ष महोदय, कभी मंदिर में कोई घटना, कभी मस्जिद में कोई घटना, कभी कोई रेल दुर्घटना, कभी हवाई जहाज दुर्घटना, कई ऐसी घटना घटे हैं अध्यक्ष महोदय, और निरंतर ये घटना बढ़ रही है जहां एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। ना जाने किस नक्षत्र में इन लोगों ने सत्ता संभाला है अध्यक्ष महोदय। गरीबी खत्म करने के नाम पर लगता है कि इस देश के पूरे नागरिक को ही खत्म कर देने की एक मिशन से चल पड़ी है। अभी हाल फिलहाल में ही अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो पता चला जो कोविड वैक्सीनेशन लगाया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद से बीमारियां बड़ी तेजी से फैली है, बहुत तेजी से। और हमारे पास भी इस तरीके से कई आवेदन मदद के लिए आते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां यह प्रतीत होता है कि अनुसंधान का विषय है अध्यक्ष महोदय कि ये वैक्सीन लगा भी है तो वो सही था कि नहीं। कोई अपंग पैदा हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से मारा जा रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, न अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अध्यक्ष महोदय, ये हड़बड़ी में जिस तरीके से देश का दिशा बदलने में लगे हैं वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय। आज रिसर्च के नाम पर साय बटा सन्नाटा अध्यक्ष महोदय। क्या देश ने रिसर्च किया है जो हम दुनिया को बता पाए
कि इस देश ने ऐसा भी कुछ इजाद किया है जिस पर दुनिया गर्व करे। विगत 14 सालों में अभी हाल में ही और कुछ घटना ऐसी होती है। अभी एक आप एयर शो को देखें जहां भारत द्वारा निर्मित हवाई जहाज का फाइटर प्लेन का प्रदर्शन चल रहा था, दुर्घटनाग्रस्त होकर के पायलट की भी जाने चली गई। अब ये पूरा का पूरा टिकरा उस पायलट की खामियों पर छोड़े ये करेंगे अध्यक्ष महोदय, उसकी काबिलियत पर नहीं। अभी एक और जो पैसेंजर प्लेन अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी वही हाल, मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। किसी आर्मी के रिटायर्ड चीफ का एक मैं सुन रहा था कि इस घटना का जिम्मेवार तो विशुद्ध रूप से बनाने वाली कंपनी का है जो भारत में बनाती है। उन्होंने तो इस जहाज को फाइटर प्लेन ने एक समोसा का दर्जा दिया। समोसा कभी उड़ता है? ये लोग ऐसे ही है अध्यक्ष महोदय, कभी हाथी उड़ाएंगे, कभी समोसा उड़ाएंगे और नतीजा ये होगा अध्यक्ष। और देश के सेनाओं को के नाम पर भी वोट मांगेंगे और देश के सेनाओं को भी ये दोषी ठहराते हैं। अभी गोवा में इतना बड़ा घटना घटा, 13-14 लोग मारे गए। कोई मरा ऐसा नहीं है, कोई बाहर का, वहां जो मजदूर जो काम करने वाले लोग थे वो लोग मारे गए अध्यक्ष महोदय। और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी चलता है कि लाइसेंस नहीं मिला, कभी बोलता है लाइसेंस मिला, और इसी बीच में जो लोग मालिक थे वो रफू चक्कर होकर विदेश की ओर रवानगी हो गए। और होने जाने वाला कुछ नहीं अध्यक्ष महोदय, 2-4 दिन का अखबारों का खबर, उसके बाद ये गायब। क्योंकि अखबार मीडिया की जो स्थिति है वो भी किसी से छुपी नहीं। हमारे यहां भी बहुत मीडिया बंधु लोग हैं जो हम लोगों से बहुत ज्यादा कुछ उनका लगाव है, और वो लगाव इस तरीके का है कि वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्योंकि बौद्धिक लोग हैं ना अध्यक्ष महोदय, बौद्धिक लोगों से सकना साधारण आदमी के लिए बहुत आसान नहीं है। आपने हेमंत सोरेन का पूरा बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।